नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट। जी हाँ दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट को मॉडल टेस्ट पेपर को आप हमारे साथ सॉल्व करते चलिए और अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने के लिए जरूर मिलेंगे दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ना बहुत टफ और ना बहुत ही इजी। तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी एंड लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है? एंड करेक्ट आंसर आप सभी ने गैस ही कर लिया होगा दोस्तों, थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स की बात यहाँ पे की जा रही है। आपको बता दें कि जब भी कभी हमें इंजरी हो जाती है और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और थोड़ी देर बाद जो है वो अपने आप रुक जाती है, तो कौन सी ब्लड सेल्स वहां पे फंक्शन प्ले करती हैं? थ्रोम्बोसाइट्स, जिन्हें प्लेटलेट्स के नाम से भी जाना जाता है। और बता दें आपको कि इसके अलावा ब्लड में जो ब्लड सेल्स पाई जाती हैं वो होती हैं रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का मुख्य फंक्शन होता है सभी न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन का जो है ट्रांसपोर्ट करना ब्लड के थ्रू सभी बॉडी पार्ट्स में, सभी सेल्स में उनको पहुंचाना। और व्हाइट ब्लड सेल्स का मुख्य काम होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारी रक्षा करना। ओके, मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, देखिए दोस्तों, कि ब्लड में जो ब्लड सेल्स होती हैं और प्लाज्मा होती हैं तो उसका रेशियो कितना होता है? तो प्लाज्मा जो होता है वो 55% और ब्लड सेल्स जो होती हैं वो 45% के रेशियो में पाई जाती हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। किस खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड स्थापित किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज माइकल फेल्प्स। इट इज करेक्ट आंसर। विच निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि को व्यक्त करता है? एंड द करेक्ट आंसर इज लंबाई एवं वजन में परिवर्तन जो है वो वृद्धि को व्यक्त करता है दिए गए ऑप्शंस के अनुसार। नेक्स्ट, पेनाल्टी थ्रो शब्द किस खेल से संबंधित है? और सही आंसर आप सभी ने गैस ही कर लिया होगा, हैंडबॉल एवं वाटर पोलो से संबंध होता है पेनाल्टी थ्रो का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो बात की जा रही है सिर्फ और सिर्फ फेशियल बोन्स की, तो 14 होती हैं। और अगर बात की जाए कि ह्यूमन स्कल में टोटल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो जो नंबर होता है वो होता है 22। तो देखिए, मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या जो होती है वो होती है 14। हॉकी में पेनाल्टी कॉर्नर के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? ये आपको यहाँ पे बताना है दिए गए ऑप्शंस के अनुसार। इन चार में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है हॉकी के लिए? तो करेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है कि पेनाल्टी कॉर्नर लेते वक्त विरोधी खिलाड़ी डी के बाहर खड़े हो सकते हैं। और डी का जो मेजरमेंट होता है वो कितना होता है? तो 16 यार्ड या 16 गज जो होता है ये मेजरमेंट होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। खेल उपकरण क्रय करते समय किन बातों का विशेष महत्व होता है? तो बात की जा रही है खेल उपकरणों के खरीदने के समय हमें सबसे ज्यादा क्या चीज का ध्यान देना होता है? तो जो उपकरण जो होते हैं वो गुणवत्ता यानी क्वालिटीफुल और बजट के अकॉर्डिंग होने चाहिए। दिस इज करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट निम्नलिखित में से किसमें निसंक्रामक तत्व नहीं है? आपको बताना है कि किसमें निसंक्रामक तत्व नहीं है। तो आग इज करेक्ट आंसर। ओके, बास्केटबॉल में 1 और 1 का नियम कब लागू होता है? तो टीम के सभी फाउल के पश्चात यानी 7 फाउल के पश्चात, टीम के 7 फाउल के पश्चात सभी फाउल पर बास्केटबॉल में 1 और 1 का नियम लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ये आपको पता होना चाहिए पहले। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो कोहलर थे। और उन्होंने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया था? तो बंदर एवं चिंपैंजी पर किया था। ओके, और थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग जो है वो बिल्ली पे किया था और पावलोव ने अपना प्रयोग जो है वो कुत्ते पे किया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत सरकार ने 1959 में कुंजरू समिति का गठन किस लिए किया था? तो पहला क्वेश्चन ये यहाँ पे तैयार हो जाता है कि कुंजरू समिति का जो गठन हुआ था वो किस सन में किया गया था? तो 1959 में किया गया था।
और क्यों किया गया था? तो शारीरिक स्वस्थता एवं चरित्र निर्माण आदि योजनाओं का परीक्षण करने के लिए किया गया था। दिस इज करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी टेनिस प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत नहीं आती है? तो देखिए यूएस ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन ये सभी आते हैं। और जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि कौन सा नहीं आता है, तो स्वीडिश ओपन जो है वो ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत नहीं आता है। स्वीडिश ओपन का संबंध जो है वो टेबल टेनिस से है। और इसके अलावा आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, देन फ्रेंच ओपन, देन विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, ये चारों जो है ये टेनिस प्रतियोगिता के ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत आते हैं। आपको इन सभी ग्रैंड स्लैम्स का स्टेब्लिशिंग ईयर की इनकी स्थापना कब की गई, ये किस कोर्ट में खेले जाते हैं, किस महीने में खेले जाते हैं और किस स्थान पर खेले जाते हैं, और साथ ही साथ 2022 के जो अब तक के इन ग्रैंड स्लैम्स के विनर रह चुके हैं, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर यानी 2021 में इन सभी ग्रैंड स्लैम्स के विनर मेल एंड फीमेल सिंगल्स एवं डबल्स के लिए कौन है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इससे रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड लिख के कॉपी में और तैयार रखनी है। कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड एग्जाम में 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो 1927 में डॉक्टर दोराबजी टाटा यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ की बात यहाँ पे की जा रही है, जिसके अंतर्गत सभी भारतीय टीम जो होती हैं वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करती हैं। इसी संघ के अंतर्गत, इसी के अंडर में करती हैं। और जो है 1927 में इसका गठन किया गया था और सर दोराबजी टाटा जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, बैडमिंटन के एकल मैच में दोनों खिलाड़ियों का अंक 29 बराबर होने पर क्या निर्णय होगा? ओके, और देखिए एकल मैच है, सिंगल्स की बात की जा रही है, 29 पॉइंट बराबर पे मैच चल रहा है, तो क्या होगा, कैसे फाइनल डिसीजन निकलेगा, कैसे जीत का फैसला होगा, कौन विजयी होगा, कौन सा खिलाड़ी? तो प्रथम 30 अंक प्राप्त करने वाला खिलाड़ी जो है वो विजयी माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन ओलंपिक खेल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? और बात की जा रही है प्राचीन ओलंपिक की, तो औरतें ओलंपिक खेलों में भाग ले सकती थी, ये सही कथन नहीं है, यानी कि ये असत्य है, क्योंकि प्राचीन ओलंपिक में औरतें भाग नहीं ले सकती थी। और प्राचीन ओलंपिक जो है वो 1776 ईसा पूर्व में जो है स्टार्ट किया गया था। इसकी शुरुआत हुई थी 776 ईसा पूर्व में। जिम्नास्टिक के लिए पैरेलल बार की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? तो 2 मीटर। हिच किक विधि किस इवेंट की तकनीक है? तो लंबी कूद, हैंग स्टाइल, और जो हिचकिक स्टाइल है वो लंबी कूद से इसका संबंध है। साथ ही साथ आपको बता दें स्ट्रैडल रोल, वेस्टर्न रोल, ईस्टर्न रोल और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉस्फरी फ्लॉप का संबंध जो है वो ऊंची कूद से है। नेक्स्ट, मांसपेशी संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे कंसेंट्रिक कहते हैं, और अगर लंबाई जो है वो बढ़ जाती है तो उसे सेंट्रिक कहते हैं, और ये दोनों ही आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन के एग्जाम्पल्स होते हैं। लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य करता है? पहले ही हमने आपको बता दिया, इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और जो कि हेल्प करता है आरबीसीएस को ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में। फुटबॉल के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, वो यहाँ पे आपको बताना है। ओके, ऑप्शन नंबर जो है 20 का डी करेक्ट है कि किक ऑफ से सीधा गोल नहीं किया जा सकता है, ये सही कथन है फुटबॉल से रिलेटेड। वॉलीबॉल मैच में 1 से 4 सेट तक प्रति टीम आउट कितना टाइम आउट कितने समय तक का ले सकती है? तो 2 टाइम आउट ले सकती है प्रति सेट, प्रति टीम 30 सेकेंड का। प्रति टीम यहाँ पे पूछा गया है कि पर टीम यानी कि प्रत्येक टीम कितना टाइम आउट ले सकती है? तो 2 टाइम आउट ले सकती है प्रति सेट में, और कितने समय तक के लिए? तो 30 सेकेंड के लिए ले सकती है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। विंबलडन चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है? और विंबलडन चैंपियनशिप का संबंध है टेनिस से, ग्रैंड स्लैम से, और ये जो है सबसे पुरानी ग्रैंड स्लैम यानी कि सबसे पहली जो ग्रैंड स्लैम है उसके नाम से भी इसे जाना जाता है। इसकी शुरुआत 1877 में की गई थी, तो इसे सबसे पुरानी ग्रैंड स्लैम के रूप में भी जाना जाता है, और ये घास के मैदान में खेली जाने वाली प्रतियोगिता होती है। भारतीय हॉकी के इतिहास में हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो ध्यानचंद जी को, मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। इनकी आत्मकथा का नाम द गोल है, और इनके नाम पे ही जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, जो कि भारत का सबसे बड़ा हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है, उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल
खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है। फुटबॉल के खेल में जब अतिरिक्त समय देने के बाद मैच का कोई निर्णय नहीं निकलता है तो रेफरी निम्न में से किसके द्वारा मैच का फैसला करवाता है? एंड द करेक्ट आंसर पेनाल्टी किक के द्वारा। आधुनिक बास्केटबॉल का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? तो जेम्स ए नेस्मिथ ने 1891 में बास्केटबॉल का आविष्कार किया था और वॉलीबॉल का आविष्कार 1895 में विलियम जी मॉर्गन ने किया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन कब किया गया था? तो इंटरनेशनल की बात की जा रही है तो 1947। और आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि वॉलीबॉल की जो भारतीय फेडरेशन है यानी कि भारतीय वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन किस ईयर में किया गया था। बारामती स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो कटक में स्थित है। आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक कौन है? तो बैरन पियरे दी कुबर्टिन जो है इन्होंने 1896 में जो है मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की शुरुआत की थी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के जन्म के दिन जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल क्लब मोहन बागान क्लब है और जो विश्व का सबसे प्राचीन फुटबॉल क्लब है वो शेफील्ड फुटबॉल क्लब है। नेक्स्ट, स्टर्नम कहाँ पर स्थित होती है? तो थोरैक्स यानी कि वक्ष में पाई जाने वाली जो हड्डी है वो है स्टर्नम। जिम्नास्टिक में वॉल्ट स्पर्धा के लिए रनवे की लंबाई कितनी होती है? जिम्नास्टिक में वॉल्ट स्पर्धा के लिए रनवे की लंबाई कितनी होती है? And the correct answer is option number 1, that is 20 मीटर। नेक्स्ट, 13 टीमों के नॉकआउट फिक्सचर में ऊपर के हाफ में कितनी टीमें रहेंगी? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 7। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि जो अपर हाफ में टीमों की संख्या जो होती है वो एक ज्यादा होगी यहाँ पे और लोअर हाफ में एक कम होगी, तो ऊपर के हाफ में जो टीमें होंगी वो होंगी 7 और लोअर हाफ में जो होंगी टीमें वो होंगी 6। टोटल टीमें यहाँ पे कितनी दी हुई हैं? 13 टीमों के नॉकआउट फिक्सचर की बात की जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहाँ ऑक्सीकृत होता है? तो फेफड़ों में ऑक्सीकृत होता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में सबसे लंबी और भारी हड्डी है? तो फीमर की बात यहाँ पे की जा रही है। और सबसे छोटी हड्डी जो है वो कान की स्टेप्स हड्डी को जाना जाता है। धावक ट्रैक में दौड़ते समय मोड़ पर बाईं ओर क्यों झुकता है? अपकेंद्रीय बल के कारण। नेक्स्ट, अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग के किस इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था? तो 10 मीटर डबल ट्रैप में जो है शूटिंग में 2008 बीजिंग चाइना ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीतने का खिताब अपने नाम किया था। बात की जा रही है 2008 बीजिंग ओलंपिक की, जिसमें अभिनव बिंद्रा ने फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल हासिल करने का जो रिकॉर्ड था वो बनाया था 10 मीटर डबल ट्रैप में शूटिंग में। हॉकी खेल में मैच प्रारंभ होता है सेंटर पास या बैक पास से। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस में सुधार के लिए किस प्रशिक्षण का प्रयोग होता है? तो देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगर बात की जाती है एंड्योरेंस की तो मोस्टली हमें पता है कि फार्टलेक जो होता है फार्टलेक ट्रेनिंग का यूज एंड्योरेंस डेवलपमेंट के लिए किया जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में बात की गई है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस की और इसके सुधार के लिए सर्किट ट्रेनिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये आंसर सही है मेरे अकॉर्डिंग। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। 4x100 मीटर रिले रेस में किसी टीम के एथलीट द्वारा प्रथम फाउल स्टार्ट किया जाता है और अन्य टीम का एथलीट दूसरा फाउल स्टार्ट करता है उसके बाद, तो क्या निर्णय लिया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इज करेक्ट हियर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, यानी कि दूसरा फाउल स्टार्ट करने वाली टीम को आउट करेंगे। ओके, दिस इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 49। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग वॉलीबॉल खेल में टेक्निकल टाइम आउट का समय कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।